नमस्ते एवरीवन। आज हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में कुछ 3 से 4 पॉइंट को कवर करेंगे और ये 3 से 4 पॉइंट में क्या क्या चीज़ें हैं जो इन्वेस्टर के हिसाब से गिरावट के लिए यहाँ पे कारण निकल के आ रहे हैं और किन चीज़ों के हिसाब से बजाज हाउसिंग फाइनेंस का भी फ्यूचर ग्रोथ में है या फिर नेगेटिव तरीके से अभी दबाव नज़र आ सकता है, उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। बट याद रहे कि यहाँ पे किसी भी तरीके से आपको इसके जो स्टॉक की बात की जाए, स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टिंग है उस हिसाब से जो हुई है, तो शेयर के आपको जो खरीदने की एडवाइस बिल्कुल भी नहीं दी गई है, किसी भी तरीके से बाय करने की बात यहाँ पे नहीं की गई है। सिर्फ एक जो कारण है गिरावट का उसको हम समझेंगे और अभी करंटली जो अपडेट आई है बिजनेस की उसको थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो खास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये एजुकेशन के पर्पस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो वीडियो है ये रहने वाला है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर Q3 की जो बिजनेस अपडेट है वो हमारे सामने आ चुकी है और Q2 कैसा था कंपनी का, सितंबर तक का जो डेटा था वो कैसा है उसको हम देखेंगे। उसके बाद अभी दिसंबर में डेटा क्या है उसको अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे बात की जाए तो मार्केट के हिसाब से अभी Q3 का अगर आप बिजनेस अपडेट देखोगे तो यहाँ पे जो कंपनी का AUM ग्रो हुआ है वो 26% से हुआ है, जो कि लगभग 1 लाख बात की जाए 8,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट है। अगर हम मार्केट के बेस पे देखेंगे तो यहाँ पर सीधे तौर पे बातें आ रही है कि कंपनी हाउसिंग फाइनेंस की है तो बिजनेस भी वहीं से बनाएगी। तो फाइनेंस सेक्टर की मतलब इनकी कमाई होती है इंटरेस्ट से। जितना ज़्यादा ये फाइनेंस करेंगे, जितना ज़्यादा लोन बांटेंगे उतना ही ज़्यादा इनको इंटरेस्ट आएगा और इंटरेस्ट आएगा तो इनके पास प्रॉफिट आ रहा है। जितना ज़्यादा ब्याज से कमाई होगी उतना ही इनका मेन मुनाफा होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में अभी के टाइम पे जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो नज़र आ रहा है वो 1 लाख करोड़ के आसपास का नज़र आ रहा है, जो कि 31 दिसंबर 2024 का डेटा है। और यहाँ पे 26% की ग्रोथ भी नज़र आ रही है, जो कि 1 साल के मुकाबले में, यानी कि 2023 से 2024 दिसंबर तक के डेटा को अगर कंपेयर करेंगे तो 1 साल के हिसाब से यहाँ पे 26% की ग्रोथ नज़र आती है। मार्केट के बेस पे अगर हम देखें तो यहाँ पर अक्टूबर से दिसंबर तक का डेटा ये सामने आया है जिसमें कंपनी ने अपने Q3 की जो अपडेट है वो बताई है। तो यहाँ पर कंपनी के अंदर अभी जो दबाव आया है और मार्केट की कंडीशन के साथ जो जोरदार गिरावट शेयर प्राइस में देखने को मिलती है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के, और जो फाइनेंसिंग मार्जिन में अभी Q2 में दबाव आया था, तो उस हिसाब से काफ़ी सारे पॉइंट डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए एक बार यहाँ पे कंपनी के नंबर्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो उस हिसाब से तो यहाँ पे ऑलरेडी हमको लग रहा है कि कंपनी ने जो मैनेजमेंट ने बोला है उस हिसाब से इसके जो रिजल्ट रहेंगे वो कहीं ना कहीं Q2 से जो Q3 है वो बेहतर हो सकता है, जो मैनेजमेंट ने बातें बताई और जो बिजनेस अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन अगर आप स्क्रीनर पे देखोगे और असल मायने में कंपनी की ग्रोथ का पॉइंट को समझने की कोशिश करोगे तो सितंबर के डेटा के अकॉर्डिंग से अभी अगर हम देखें तो Q3 इंपॉर्टेंट हो जाता है इसकी गिरावट में बात की जाए तो यहाँ पे तेजी लाने के लिए, क्योंकि शेयर प्राइस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा दबाव में अभी के टाइम पे आ चुका है। अगर हम बात करें बजाज हाउसिंग फाइनेंस के मार्केट के अंदर लिस्टिंग से लेकर के अभी तक की परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पे 20 सितंबर 2024 का डेटा नजर आ रहा होगा लिस्टिंग के हिसाब से। तब उस टाइम पे इसका शेयर प्राइस था 163 रुपये का, और अभी करेंटली जो अभी हम देख रहे हैं कि नया साल स्टार्ट हो चुका है, 2025 की शुरुआत हो चुकी है और मार्केट के अंदर भी हमने देखा किस तरीके से जो है 2 से 3 दिन मार्केट भी रन हो चुका है। तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 3 जनवरी तक का मार्केट का डेटा दिखाता है कि 126 रुपये का प्राइस है और इसकी लिस्टिंग हुई थी 163 रुपये के प्राइस पे। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो अभी के टाइम पे इन्वेस्टर को 22 से 23% का लॉस नजर आ रहा होगा। और कहीं ना कहीं हम देखें तो लिस्टिंग से जो उम्मीद लगा रहा था इन्वेस्टर की अच्छा रिटर्न मिलेगा, एक तरीके से कंपनी ग्रोथ दिखा रही है तो पैसा काफ़ी बड़ा बनेगा, तो वो चीज़ अभी नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पे जो है सितंबर में जो इन्वेस्टर ने पैसा लगाया होगा वो अभी के टाइम पे 20% से ऊपर के लॉस में बैठा हुआ है। तो चलिए कंपनी के एक बार फाइनेंशियल को थोड़ा सा ठीक से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं और क्या ये गिरावट अभी कंटिन्यू रहेगी या फिर Q2 के बेसिस पे Q3 अच्छा आया तो तेजी आएगी। उस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, बाकी एडवाइस नहीं रहेगी, एक नॉलेज के पर्पज़ पे हम इन चीज़ों को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप डेटा के पॉइंट से बात करोगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की शुरुआत हुई थी 2008 के टाइम पे और ये एक नॉन डिपॉजिट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो रजिस्टर है अगर आप देखो तो नेशनल हाउसिंग बैंक यानी कि NHB के बेसिस पे 2015 के टाइम से। मार्केट के अंदर हम देखें तो ये सेकंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और अगर हम मार्केट के साथ साइज देखें तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट भी है इसका। अगर आप ग्रोथ वाइज देखो तो इसका जो लिस्टिंग प्राइस था उसी प्राइस में जो ऑल टाइम लो प्राइस है वो अभी चल रहा है, तो ये अभी अपने लिस्टिंग प्राइस से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है और इस वजह से मार्केट में प्रेशर भी क्रिएट है। बट अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको नजर आया कि इसकी सेल्स की जो ग्रोथ है वो आपको 34% दिखाई दे रही होगी और जो प्रॉफिट की ग्रोथ है इस कंपनी की वो आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे 37% के आसपास। तो अगर हम देखें सेल्स के पॉइंट से,
अगर हम देखें प्रॉफिट के पॉइंट से तो उसमें कंपनी के अंदर एक बैलेंस नज़र आ रहा है, बट अगर आप जो शेयर प्राइस देख रहे हो दबाव नज़र आ रहा है, तो उसमें अगर आप कंपनी के अंदर जो गिरावट को देखने जाओगे, जैसे कि 3 महीने वाला इन्वेस्टर 16% पे नुकसान पे बैठा है, और लिस्टिंग प्राइस जब मार्केट के अंदर ये लिस्ट हुआ तब से अभी तक वाला इन्वेस्टर तो 20% से ज़्यादा के नुकसान में बैठा है। तो कारण क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ अगर आप देखोगे मार्केट के बेस पे, तो यहाँ पर जो लगातार गिरावट आ रही है और जो डाउन अभी नज़र आ रहा है इसका एक शेयर मार्केट के बेसिस पे अगर हम देखें तो बजाज ग्रुप का, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात की जाए तो मार्केट के हिसाब से आप देखो तो फाइनेंस में, हाउसिंग कंपनी में ये सबसे बड़ी मार्केट की लीडर कंपनी आपको नजर आएगी। लेकिन ग्रोथ वाइज अगर आप देखोगे तो अभी भी कंपनी जो है यहाँ पर अच्छा कर रही है प्रॉफिट ग्रोथ में। अगर हम देखेंगे तो बाकी कंपनीज जो है जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग हो गया, आधार हाउसिंग फाइनेंस हो गया, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, आवास फाइनेंस हो गया, उन सब के कंपेयर में अगर आप देखो तो बजाज हाउसिंग का प्रॉफिट ग्रोथ 37% है। बाकी है पर 32%, 33% ऐसे में है, लेकिन पूरी इंडस्ट्री के बेस पे टॉप पे बैठी है। टॉप पे रहने के साथ साथ प्रॉफिट ग्रोथ भी टॉप की है। लेकिन कंपनी की अगर आप मार्जिन को देखोगे, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये कंपनी फाइनेंस करती हैं, लोन बांटती हैं, और जो ब्याज का पैसा है, जो इंटरेस्ट होता है, वो इनका प्रॉफिट होता है। तो जो इंटरेस्ट इनके पास आ रहा है उसके कंपेयर में अगर हम देखें कंपनी के पास जो मार्जिन निकल के आता है, जो मार्जिन खर्चे वगैरह सब कुछ कटने के बाद, तो कंपनी का जो फाइनेंसिंग मार्जिन अगर आप नोटिस करोगे तो एक साल पहले सितंबर में हमने देखा था 2023 के टाइम पे 31% का, और अभी करंटली फाइनेंसिंग मार्जिन इस कंपनी का हमने सितंबर 2024 में देखा 30% का। तो जो फाइनेंसिंग मार्जिन है कंपनी का वो अभी हमको घटता नजर आया है क्वार्टरली बेस पे। अब इसी नंबर्स को अगर आप ईयरली के बेस पे देखोगे तो आपको नजर आएगा कि जो डेटा आपके सामने है ये 21 का भी है, 22 का भी है, 23 का भी है और 24 का भी है। ये 3 से 4 सालों का आपको मार्जिन वाला नंबर्स आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो 21-22 में कंपनी ने अपने मार्जिन को 20% से 26% किया था, लेकिन 23 में इसका मार्जिन 26 से 31% आया। लेकिन 24 के बेसिस पे अभी देखेंगे तो इसका मार्जिन है 29 यानी कि 29%। तो मार्केट के बेस पे अगर आप समझने जाओगे तो इसका जो मार्जिन इंक्रीज होना था वो मार्जिन अभी घट गया है, वो 31 की जगह 29% आ गया। तो मार्केट में इस चीज़ का भी असर पड़ता है और कंपनी के फाइनेंसिंग मार्जिन में भी अभी दबाव है। लेकिन अगर आप ग्रोथ के पॉइंट से बात करते हो कि कंपनी के अंदर ग्रोथ किस हिसाब से चल रही है, तो अभी आप ध्यान से यहाँ पे देखो सेल्स ग्रोथ और ये प्रॉफिट ग्रोथ दोनों आमने सामने हैं। अब इसको कंपेयर करते हैं। अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे जितनी पहले 3 साल पहले 34% थी उतनी ही आज भी है टिल टाइम मंथ में 34%। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ को देखोगे तो 3 साल के CAGR में प्रॉफिट ग्रोथ थी 56% की, 56% से इनका प्रॉफिट बढ़ रहा था। लेकिन अभी के टाइम पे टिल टाइम मंथ के अंदर अभी देखोगे आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस का प्रॉफिट ग्रोथ तो वो 38% है। तो कंपनी के मार्जिन में इंपैक्ट पड़ा है, प्लस कंपनी की जो प्रॉफिट की ग्रोथ पहले देखने को मिल रही थी वो प्रॉफिट की ग्रोथ थोड़ी सी अभी स्लो हुई है। तो मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें जो नंबर्स मार्केट को चाहिए उस हिसाब से अगर कंपनी के रिजल्ट Q3 के बेस्ट आते हैं Q2 के कंपेयर में, तो मार्केट में बेशक से बात की जाए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो डेटा है इसका स्ट्रॉन्ग बन सकता है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी कैटेगरी में इसमें बड़े इन्वेस्टर ध्यान दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो 1 साल का टाइम तो हुआ नहीं है, तो अभी इसका हम लॉन्ग टर्म का डेटा देख नहीं सकते कि 5 साल में कितना इसने रिटर्न दिया, 3 साल में कितना रिटर्न दिया। बट अभी जो कंपनी के जो फंडामेंटल है उस पॉइंट पे अगर हम ध्यान से नोटिस करेंगे तो कंपनी का जो पहले माइनस में कैश फ्लो 313 करोड़ का था वो अभी कैश फ्लो माइनस में 30 करोड़ का रह गया है। और अगर आप नोटिस करोगे तो पहले कंपनी का जो ROE था, जो रिटर्न इक्विटी था, वो 8 से 11 हुआ था, फिर 15% हुआ, लेकिन 24 में 15 से 16 भी नहीं हो पाया, 15 का 15 ही अटका है। तो जो स्टेबल मार्केट में इसके जो मार्जिन है, जो प्रॉफिट है या फिर कंपनी का ROE है वो हो गया है, जिसकी वजह से अभी दबाव क्रिएट है। बाकी अगर आप देखो तो मार्केट के हिसाब से शेयर होल्डिंग अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्रमोटर 88% की हिस्सेदारी लेके बैठे हैं कंपनी के अंदर, FIS 1.68% पे बैठा है, DIS 1.83% पे बैठा है। तो ऐसे में बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे बड़े इन्वेस्टर का फोकस अभी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि गिरावट काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अगर इसका Q3 स्ट्रॉन्ग आया तो मार्केट में इसमें पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा कि ये मूवमेंट काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बना सकता है, क्योंकि अगर Q2 वीक था तो मार्केट में करेक्शन का रीज़न बनता है। लेकिन Q3 अगर स्ट्रॉन्ग रहा तो बड़े इन्वेस्टर, अगर किसी ने बेचा FIS DIS ने, तो उस पॉइंट पे अगर प्रमोटर ने सेल किया, जैसे कि प्रमोटर को सेबी की गाइडेंस के मुताबिक 75% होल्डिंग रखने की अनुमति होती है और इसकी ऑलरेडी 88% की है, तो ऐसे में ये प्रमोटर अपने शेयर अगर बेचते हैं तो डेफिनेटली बड़ा इन्वेस्टर पे ध्यान देगा। तो उस हिसाब से बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी आपके बात की जाए तो वॉच लिस्ट के बेसिस पे ज़रूर होना चाहिए।